हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री द्वितीय खंड हेतु मुगल कालीन शासन व्यवस्था इस पे चर्चा करेंगे। बच्चों, मुगल साम्राज्य जो था वो काफ़ी बड़ा साम्राज्य था और काफ़ी लंबे समय तक रहा था। और किसी भी शासन व्यवस्था का आधार जो है, किसी भी साम्राज्य का आधार जो है उसकी शासन व्यवस्था होती है कि उसने अपने प्रशासनिक क्षेत्र में किस तरह की व्यवस्था की, जिसके कारण साम्राज्य जो है इतने लंबे समय तक टिका, या उसकी क्या विशेषता रही, क्या खासियत रही, क्या गुण रहे, उस पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों, मुगलकालीन प्रशासन के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है वो उस समय की जो कुछ कृतियाँ हैं, जैसे कि आईने अकबरी, दस्तूर उल अमल, अकबरनामा, इकबालनामा, जहांगीरी, तबकाते अकबरी, पातशाहनामा, बहादुर शाहनामा, जो मुगल काल के समय में जो बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, मुंतखाब उल तवारीख। कुछ विदेशी पर्यटक का भी आगमन उस समय हुआ था, जैसे रो, हकिन्स, बर्नियर, टेरी। तो इन सबों की जो कृतियां हैं जो इन्होंने लिखा, उन सब से भी मुगल शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। मुगल कालीन शासन व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था थी और इसमें भारतीय तथा विदेशी जैसे कि फ़ारसी और अरबी, इन दोनों तत्वों का सम्मिश्रण जो है वो था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर जो था वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों से अलग पातशाह की उपाधि उसने ग्रहण की थी। पातशाह शब्द के पाद का शाब्दिक अर्थ अस्थायित्व एवं स्वामित्व, और शाह का अर्थ जो है वो होता है मूल एवं स्वामी। इस तरह पूरे शब्द पातशाह का शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्वामी या शक्तिशाली राजा जिसे अपदस्थ न किया जा सके। मुगल साम्राज्य चूँकि पूर्ण रूप से केंद्रीकृत था, इसलिए पातशाह की शक्ति जो है वो असीम थी। नियम बनाना, उसको लागू करना, न्याय करना आदि उसके सर्वोच्च अधिकार थे। मुगलकालीन शासकों में बाबर, हुमायूं, औरंगजेब ने अपने शासन का आधार जो है वो कुरान को बनाया था, परंतु इस परंपरा का विरोध करते हुए अकबर ने अपने को साम्राज्य की समस्त जनता का शासक बताया। उसने राजा को मनुष्यों में उत्तम एवं पृथ्वी पर ईश्वर की छाया व प्रतिनिधि बताया। मुगल बादशाह भी शासन की संपूर्ण शक्तियों को अपने में समेटे हुए पूर्ण रूप से निरंकुश थे, परंतु स्वेच्छाचारी नहीं थे। इन्हें उदार निरंकुश शासक भी कहा जाता था। हालांकि अकबर के संदर्भ में और जहांगीर के संदर्भ में हम कुछ हद तक इस बात को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन बाद बाकी शासकों के समय में इसको पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अकबर सचमुच एक बुद्धिमान शासक था और वह जानता था कि अगर उदारता का परिचय न दिया जाए तो वो मुगल साम्राज्य की जो नींव है वो कमज़ोर होती जाएगी। इसलिए उसने हिंदुओं और मुसलमान दोनों के साथ समानता का व्यवहार करने का प्रयास किया। बच्चों, किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो है वो मंत्री परिषद हुआ करती है और सम्राट को प्रशासन की गतिविधियों को भली भांति संचालित करने के लिए जो है इस मंत्री परिषद का होना अत्यंत आवश्यक होता है। बाबर के शासनकाल में वजीर पद जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, परंतु कालांतर में यह पद महत्वहीन हो गया। वजीर राज्य का प्रधानमंत्री होता था। अकबर के समय प्रधानमंत्री को वकील और वित्त मंत्री को वजीर कहते थे। आरंभ में जो है वो वजीर राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था, किंतु कालांतर में अन्य विभागों पर भी उसका अधिकार हो गया। वकील या वकील ए मुतलक, सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जो है वो वकील था। अकबर का वकील बैरम खां चूँकि अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगा था, इसलिए अकबर ने इस पद के महत्व को कम करने के लिए अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में एक नया पद दीवान ए वजीरात ए कुल की स्थापना की, जिसका मुख्य कार्य था राजस्व एवं वित्तीय मामलों का प्रबंध। दीवान या वजीर फारसी मूल के शब्द दीवान का नियंत्रण राजस्व एवं वित्तीय विभाग पर होता था। अकबर के समय में उसका वित्त विभाग जो है वो दीवान मुजफ्फर खान, राजा टोडरमल एवं ख्वाजा शाह मंसूर के अधीन 23 वर्षों तक रहा। जहांगीर के काल में गियास बेग एतमादौल दीवान के पद पर रहे। शाहजहां के समय अफजल खां, इस्लाम खान एवं सादुल्ला खां के अधीन राजस्व विभाग जो है वो लगभग 32 वर्षों तक रहा। औरंगजेब के समय में असद खान सर्वाधिक जो है 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया।
दीवान या वजीर के निरीक्षण में कार्य करने वाले मुख्य विभाग जो है वो दीवान ए खालसा, खालसा भूमि के लिए, दीवान ए तन, नकद तनख्वाहों के लिए, दीवान ए तवजीह, सैन्य लेखा जोखा के लिए, दीवान ए जागीर, राजस्व के कार्यों के लिए दिए जाने वाला वेतन, दीवान ए बयूतात, मीर सामान के विभाग के लिए, दीवान ए सादात, धार्मिक मामलों का लेखा जोखा इत्यादि जो ये विभाग थे। मीर बख्शी, मीर बख्शीश के पास दीवानी आरिज के समस्त अधिकार होते थे। मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था के कारण यह पद जो है वो और भी महत्वपूर्ण हो गया था। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने का वेतन मिल पाता था। मीर बख्शी के दो अन्य सहायक बख्शी हुजूर व बख्शी शाहगिर्द होते थे। मनसबदारों की नियुक्ति, सैनिकों की नियुक्ति, उनके वेतन, प्रशिक्षण एवं अनुशासन की जिम्मेदारी, घोड़ों को दागने एवं मनसबदारों के नियंत्रण में रहने वाले सैनिकों की संख्या का निरीक्षण आदि जिम्मेदारी का निर्वाह जो है वो मीर बख्शी को करना होता था। प्रांतों में नियुक्त बाकियान 20 जो है वह मीर बख्शी को सीधे जो है वो संदेश भेजा करता था। इसके बाद सद्र उस सुदूर, सद्र या सुदूर या धार्मिक मामलों, धार्मिक धन संपत्ति एवं दान विभाग का जो है वो प्रधान होता था। शरीयत की रक्षा करना इसका मुख्य कर्तव्य था। इसके अतिरिक्त उल्मा की कड़ी निगरानी, शिक्षा, दान एवं न्याय विभाग का निरीक्षण करना भी इसके कर्तव्यों में शामिल था। साम्राज्य के प्रमुख सद्र या उस सुदूर एवं सद्र ए कुल जो है उसको कहा जाता था। जो साम्राज्य का जो प्रमुख सद्र होता था उसको सद्र उस सुदूर या फिर सद्र ए कुल कहा जाता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी उल कुजात कहा जाता था। सद्र दान में दी जाने वाली लगानहीन भूमि का निरीक्षण करता था। इस भूमि को सयूरगल या मदद मास कहा जाता था। बच्चों, आज हमने मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित कुछ पदाधिकारियों और उसकी व्यवस्था के बारे में जाना। कल इस पे एक और चर्चा हम करेंगे और आगे भी करेंगे, जिसमें इसके बाद बाकी के हिस्से का जिक्र होगा और उस पे ये चर्चा मुगल प्रशासन से संबंधित बातों की चर्चा वह जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।